स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी जहन जबाल। साल था 1946। दिसंबर के महीने में कश्मीर वैली के बडगाम डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव सोएबग में सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह का जन्म होता है। ये जो शख्स है, इस नाम से शायद ही आप उसको जानते हो, लेकिन यही शख्स था सैयद सलाउद्दीन, जो इसका असली नाम था। सैयद सलाउद्दीन जो कि इस समय हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, उसका लीडर है। सैयद सलाउद्दीन के जो पिता थे, बचपन में जब ये छोटा था उस समय पर उसको बताया जाता है कि पिता किसान थे। उसके नाना का बहुत ज़्यादा नाम था क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल फिगर थे, नाम था उनका गुल्ला साहिब। पढ़ाई लिखाई जो थी उसकी सोएबग में ही शुरू होती है, वहीं पे उसने अपनी पढ़ाई लिखाई की। बताते हैं इंग्लिश की पोइट्री लिखता था। साइंस में अपना 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद, इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद साइंस स्ट्रीम में हायर एजुकेशन के लिए उसने श्रीनगर के श्री प्रताप कॉलेज से आर्ट्स की डिग्री ली। आर्ट्स में अपनी डिग्री करने के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में 1971 में उसने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली। अब यही वो समय था कॉलेज का जब सैयद सलाउद्दीन का, जो कि उस समय यूसुफ शाह के नाम से जाना जाता था, इसी दिनों में वो जमात इस्लामी के साथ में उसका जुड़ाव हुआ। वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थी, कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, काफ़ी लोग इससे जुड़ते जा रहे थे। उससे ये भी जुड़ जाता है, वहाँ पे इसी समय पर उसका जुड़ाव हुआ। अब इसके बाद क्योंकि मास्टर्स कंप्लीट हो चुका था, यंग यूसुफ शाह एक मदरसे में इस्लामिक टीचर बन जाता है। अब वो यहाँ पे टीचिंग देने लगा था और साथ ही साथ में इस समय पर श्रीनगर के अंदर जो एग्जीबिशन ग्राउंड पे मस्जिद है, वहाँ पे वो हर फ्राइडे को अपने जो रिलीजियस सरमन्स थे वो भी देता था। वहाँ पे जाकर रिलीजियस स्पीचेस देता था। कई सारे इसी के तहत इसके इन स्पीचेस को देखते हुए सैकड़ों की तादाद में जो यूथ था वहाँ का, कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर, वो यहाँ पे गैदर होता था, उसकी बातें सुनने के लिए आता था। ये सारी चीज़ें लगातार चलती हैं। अच्छा, उसके स्पीचेस में एक चीज़ अलग थी कि वो इस्लामिज़म और कश्मीर पॉलिटिक्स को उसको मिक्स करके अपनी स्पीच में रखता था और इसकी वजह से ये उस समय पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी होता जा रहा था। ये सारी चीज़ें चल रही थी। 1972 आ जाता है। 1972 में बडगाम में जमात इस्लामी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि ये पहले से ही उसको ज्वाइन कर चुका था, 1972 ये वो साल था जब इसे अमीर एक तहसील अपॉइंट कर दिया था जमात इस्लामी का। एक पोजीशन थी जो इसको यहाँ पे मिली। बाद में तहरीक तलब्बे की पोस्ट भी उसको मिलती है इसी ऑर्गेनाइजेशन में। और यहीं पे जमात इस्लामी के साथ कनेक्टेड रहकर 1986 तक आते आते वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का जमात इस्लामी का चीफ बन गया था। तो अब तक यूसुफ शाह यानी सैयद सलाउद्दीन जमात इस्लामी के साथ में काम कर रहा था, उसका चीफ बन चुका था। लोगों के अंदर जो यूथ था उसके अंदर खासकर पॉपुलरिटी उसकी बढ़ती जा रही थी और इसी के तहत उसने एक डिसीज़न लिया। अगला साल आता है 1987। 1987 में दरअसल कश्मीर के अंदर इलेक्शंस थे, चुनाव होने वाले थे। सैयद सलाउद्दीन को मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF, एक कई इस्लामिक पार्टीज़ का अलायंस था, एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी थी, इस चुनाव में खड़ी होने वाली थी, अपना उम्मीदवार सामने लाने वाली थी। और इसी के तहत इस इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए अमीरा कदल सीट से श्रीनगर की यूसुफ शाह को यानी कि सैयद सलाउद्दीन को MUF चुन लेती है, उसको अपना कैंडिडेट बना लेती है। अब इलेक्शन शुरू होता है। इलेक्शन की कैंपेनिंग जो थी, कैंपेन का मैनेजर यासीन मलिक था सैयद सलाउद्दीन का, जो बाद में JKLF का चीफ भी बना है। इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान ये देखा गया और एक बहुत ही पॉपुलर बिलीफ था वहाँ पे, श्रीनगर के अंदर भी अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को ये लग रहा था, आसपास की क्योंकि फॉलोइंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लोगों को ये लग रहा था कि सलाउद्दीन इजीली जीत रहा है और वो जीत जाएगा। अपने जो अपोनेंट उसके थे उस समय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम मोहिउद्दीन शाह, उनको हरा देगा। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो कहा जा रहा था कि इलेक्शन का जो माहौल है वो सैयद सलाउद्दीन के पक्ष में है कि वो यहाँ पे जीत सकता है। लेकिन फाइनली जब इलेक्शंस हुए, वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद जब काउंटिंग हुई, काउंटिंग के दौरान ये बताया जाता है कि वो लीड में चल रहा था। कई बार ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं और ये आर्टिकल्स भी इस पर लिखे गए हैं कि वो लीड में चल रहा था। मोहिउद्दीन शाह जो थे वो ये सब देखते हुए काउंटिंग सेंटर से डिसअपॉइंट होकर अपने घर निकल गए थे। लेकिन सडनली एक शॉकिंग टर्न आता है और ये शॉकिंग टर्न इस तरह का था कि मोहिउद्दीन शाह को वापस बुला के उन्हें बताया जाता है कि आप विनर डिक्लेयर किए जाते हैं 4,289 वोट से। वो यहाँ पे इस चुनाव को जीत गए थे। जब ये डिक्लेरेशन होता है कि पहले सलाउद्दीन आगे चल रहा था, अचानक से जो मोहिउद्दीन शाह हैं वो जीत गए हैं। इसके बाद जो सलाउद्दीन के सारे सपोर्टर थे, जमात इस्लामी के भी कई सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों ने, वो लोग वायलेंट हो जाते हैं और वहाँ पे तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। इन सब के चलते अब क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, सरकार भी अब दूसरी आने वाली है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अलायंस थी वो यहाँ पर जीती थी। इसके बाद इन दंगों के बाद में यहाँ पे जब ये तोड़फोड़ की इन लोगों ने MUF के,
सैयद सलाउद्दीन को और उसके कैंपेन मैनेजर, इलेक्शन कैंपेन मैनेजर यासीन मलिक को जेल में डाल दिया जाता है। दोनों को यहाँ पे जेल में डाला गया 9 महीने के लिए करीबन। अब जब 9 महीने तक ये दोनों जेल में थे, बताया जाता है कि 9 महीने के बाद जब ये जेल से बाहर निकले हैं, उस समय जो इंसर्जेंसी थी कश्मीर में वो शुरू हो गई थी। और ऑफिशियली एक तारीख बताई जाती है 31 जुलाई 1988 की वो रात, जब कश्मीर में इंसर्जेंसी ऑफिशियली शुरू हुई। कैसे हुई? क्योंकि JKLF ने, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने श्रीनगर में 2 बॉम्ब ब्लास्ट किए थे इस रात को। ये स्पेसिफिकली वो तारीख और वो मोमेंट था जब कश्मीर में आर्म्ड स्ट्रगल जो है उसकी शुरुआत हुई, एक्चुअल में उसकी शुरुआत हुई। यहाँ से जेल से रिलीज़ होने के बाद में सैयद सलाउद्दीन और यासीन मलिक, अब यासीन मलिक सीधा JKLF को ज्वाइन करता है। सैयद सलाउद्दीन जो था वो भी पाकिस्तान जाता है, बॉर्डर क्रॉस करके POK के रास्ते निकल जाता है। सैयद सलाउद्दीन जो था उसका जो पॉलिटिकली उसको एक चुनाव लड़ने का एक जुनून था कि वो चुनाव लड़ेगा कश्मीर से, श्रीनगर से, इस सीट से, ये सब अब ख़त्म हो चुका था। सितंबर 1989 में एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ जो कि उसकी ज़िंदगी में आया करीबन कुछ ही महीनों के बाद में जेल से छूटने के। आप ये देखिए हुआ क्या, कश्मीर वैली में अब मिलिटेंसी शुरू हो रही थी और इसी के तहत मोहम्मद एहसान डार अलियास मास्टर, जिसको मास्टर एहसान डार भी कहा जाता था, उसने सितंबर 1989 में हिजबुल मुजाहिदीन को फॉर्म किया। हिजबुल मुजाहिदीन पहली बार बना ही इस समय पर था। हिजबुल मुजाहिदीन दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की थी जो जमात इस्लामी का मिलिटेंट आउटफिट, आप उसको कह सकते हैं, जमात इस्लामी का कश्मीर का मिलिटेंट आउटफिट, मिलिटेंट विंग उसकी। ISI का पूरा सपोर्ट था। ISI ने इस्टेब्लिश करने में मदद की थी हिजबुल को, और जो मास्टर एहसान डार था उसने इसको इस्टेब्लिश किया था। सितंबर 89 में जब ये बन जाता है तो सैयद सलाउद्दीन जो था हिजबुल के साथ शामिल हो लेता है, उसको अपने मुजफ्फराबाद में, वहाँ पे जाके इसको POK पे उसमें इन्वॉल्व हो जाता है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। 21 मई 1990 को हिजबुल ने, इसके बाद जब सैयद सलाउद्दीन भी इसके साथ में शामिल हो गया है, उसके बाद उसने हिजबुल ने अपना पहला असैसिनेशन किया, एक रिकॉर्डेड असैसिनेशन जो कि किया गया था इमाम मोहम्मद फ़ारूक शाह का। इमाम मोहम्मद फ़ारूक शाह, उन्हें क्यों टारगेट किया गया था और क्या उनका कारण था, ये आपको बताते हैं। देखिए, हिजबुल जो था वो इमाम मोहम्मद फ़ारूक शाह को इस तरह से देखता था कि वो एक थ्रेट है। क्यों थ्रेट है? क्योंकि वो मॉडरेट स्टांस रखते हैं भारत की तरफ। एफ़र्ट जो है उनका, वो डायलॉग को ज़्यादा प्रमोट करते हैं वॉयलेंस से। उनका कहना था कि गोली और बंदूक की ज़रूरत नहीं है, हम बातचीत करके भी मसला सुलझा सकते हैं। दूसरी तरफ उनकी जो इंडियन अथॉरिटीज़ के प्रति एक तरह से आउटरीच थी कि वो उनसे मिला करते थे, बातचीत किया करते, कन्वर्सेशन किया करते थे। और हाल ही में बताया ये भी जाता है कि जो उनका उस समय के यूनियन मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में जो इंटरेक्शन था, उसकी वजह से ये जो हिजबुल था, जो हाल ही में बना हुआ था, उसको बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। और यहाँ तक कि मिलिटेंट्स के सामने, अपने आतंकवादियों के सामने हिजबुल ने यहाँ पे जो फ़ारूक शाह थे उनको कहना शुरू कर दिया था कि ये इंडियन एजेंट है। और इसी के तहत, इसी लेबल के तहत कि ये इंडियन एजेंट है, इन्होंने बाद में आपने देखा होगा कई बार ये हिजबुल ने और JKLF ने जिन लोगों को, कश्मीरी पंडितों को भी इनफैक्ट जिनको टारगेट किया है, तो यही कह के करते थे कि ये इंडियन एजेंट है इसलिए हम इनको मार रहे हैं। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे मिरवेज़ फ़ारूक शाह के साथ में हुई। उनको इंडियन एजेंट का एक लेबल दे के उनकी किलिंग कर दी जाती है। HM की तरफ से पहला कंफर्म किलिंग थी। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर अब्दुल्ला बांगरू ने, रहमान सिगान ने, और इसको पूरा प्लान किया था और एग्जीक्यूट किया था अयूब डार, जावेद भट्ट और ज़हूर भट्ट ने। तो ये पूरी किलिंग कराई गई। सैयद सलाउद्दीन हिजबुल में शामिल हो गया था, अब क्योंकि स्टार्टिंग ही थी उसकी यहाँ पे। 1991 में हुआ क्या कि जो एहसान डार था, जो मास्टर एहसान डार जिसने बनाया था हिजबुल मुजाहिदीन को, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे अरेस्ट कर लिया। यहाँ पे हिजबुल में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। जब मास्टर एहसान डार को अरेस्ट किया गया था, उस समय के बाद जो एक वैक्यूम आया हेड की पोजीशन का कि अब चीफ कौन होगा, तब बताते हैं कि यूसुफ शाह ने, यानी यही सैयद सलाउद्दीन ने हिजबुल की कमान संभाली, उसकी लीडरशिप संभाली, और उसके बाद अपना नाम भी बदल लिया था। इसी समय से उसने अपना नाम सैयद सलाउद्दीन रख लिया था, 12वीं शताब्दी का जो एक कुर्दिश लीडर था सलादीन, उसके नाम पे। तो ये यहीं से चेंज एक आया था। अच्छा, इस समय तक आप ये देखिए कि सलाउद्दीन कश्मीर में भी रहता था और कभी कभी बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान भी चला जाता था। तो ये सारी चीज़ें लगातार इसकी चल रही थी। लेकिन जब इसने चीफ़ की पोजीशन अपनाई है, उसके बाद में चीफ़ जब ये बना हिजबुल मुजाहिदीन का, उस समय से ये देखा गया कि इसने फाइनली कश्मीर वैली को छोड़कर POK में, माफ़ कीजिएगा, मुजफ्फराबाद के अंदर अपना एक पूरा बेस बना लिया। मुजफ्फराबाद में इनफैक्ट आज भी इसका जो बेस है वो
वहीं पे है और उसके बाद अभी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था उसमें इसी बेस को हिट किया गया था, टारगेट किया गया था। खैर हिजबुल मुजाहिदीन को प्रॉपरली इसने मुजफ्फराबाद जाके, ये करीबन 92-93 की बात है, 1993-92 की, वहीं से उसने हिजबुल को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। पाकिस्तान की आईएसआई का पूरा सपोर्ट मिल ही रहा था, उससे अपने जो रिश्ते थे और मजबूत करना शुरू कर दिया आईएसआई के साथ में। अगले ही साल 1994 में एक और बड़ा बदलाव आया और एक तरह से इसका जो प्रमोशन था वो हुआ सैयद सलाउद्दीन का। हुआ क्या था कि 94 के गर्मियों में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल UJC, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको बनाया जाता है। दरअसल ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होने वाली थी, ऐसी 13-14 अलग अलग जो मिलिटेंट आउटफिट्स थी, मिलिटेंट ग्रुप्स थे, उनको यूनाइट करके रखने के लिए कि ये सारे जो आउटफिट्स हैं मिलिटेंट आउटफिट, और ये भी पाकिस्तान के आईएसआई की तरफ से पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड थी, ये एक साथ रहेंगे। UJC जो है वो उनको एक साथ करके रखेगी और इसका पूरा जिम्मा जो था वो दिया जाता है सैयद सलाउद्दीन को, उसे इस काउंसिल का चीफ बना दिया जाता है। अब ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जिहादिस्ट ग्रुप थे, उनका दरअसल एक ओवरऑल देखा जाए तो यूनिफाइड कमांड और कमांड सेंटर था, जिसको यहाँ से ये लोग चला रहे थे। ओवरऑल ये देखा गया कि सैयद सलाउद्दीन की लीडरशिप में पूरे 1990s में, जब से हिजबुल का लीडर बना था, उसके बाद यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चीफ बना, इस पूरे दौरान में ये देखा गया कि कश्मीर के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन डोमिनेंट मिलिटेंट आउटफिट बन गया है। यानी यही अकेला ऐसा आउटफिट है जो कि सबसे ज़्यादा मिलिटेंट्स यहाँ पे, सबसे ज़्यादा आतंकवादी भेजता है भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर। इंसर्जेंसी इसकी वजह से पीक पर आई है और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला, सिविलियंस के ऊपर हमला, अपने राइवल ग्रुप्स के ऊपर हमला, ये पूरी तरह से आईएसआई के और पाकिस्तान की फंडिंग और उसके द्वारा भेजे गए वेपन्स के तहत लगातार करता आ गया। मतलब पूरे 1990s में इसने यही सब किया है। सबसे बड़े कुछ अटैक्स जो थे वो भी इसने इसी दौरान में किए। 1995 में आप देखिए 2 बहुत बड़े अटैक। 26 जनवरी 1995 को जो गवर्नर थे KV कृष्ण राव जी, उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट किया गया, उसमें 8 लोग मारे गए थे, उनकी जान गई थी। इसके बाद सेम 1995 में 20 जुलाई को जम्मू कश्मीर में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, ये भी हिजबुल के द्वारा किया गया था। 20 लोगों की यहाँ पे भी जान गई थी। आईएसआई का पूरा सपोर्ट, सलाउद्दीन की स्ट्रैटेजिक एक लीडरशिप पूरी तरह से हिजबुल मुजाहिदीन को कश्मीर में मिलिटेंसी इस्टेब्लिश करने में मदद कर रही थी और ये लोग ये काम लगातार कर भी रहे थे। आर्म्स और एमुनेशन जो है, ट्रेन मिलिटेंट्स जो हैं, वो सब प्रोवाइड करते रहता था सलाउद्दीन, और हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशंस जो थे वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। अच्छा, अब आता है साल 2000। 24 जुलाई 2000 को एक बहुत बड़ा टर्न आया पूरे हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर। ये कैसे आया था ये वो आपको बताते हैं। हुआ क्या था कि हिजबुल के चीफ कमांडर अब्दुल मजीद डार ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उसने कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम कंडीशनल सीज़ फायर ऑफ़र करते हैं। अब ये जब यहाँ से किया गया तो 25 जुलाई को सैयद सलाउद्दीन, क्योंकि जो कि इस्लामाबाद में उस समय मौजूद था पाकिस्तान में, उसने यहाँ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम भी अपना सपोर्ट जाहिर करते हैं, हमारा भी सपोर्ट है इस चीज़ को। 3 अगस्त 2000 को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक हाई लेवल टीम जो थी वो श्रीनगर जाती है। श्रीनगर जाके डार और उसके जो एसोसिएट्स थे उनसे उन्होंने नेहरू गेस्ट हाउस में मुलाकात की, मीटिंग की, एक प्रॉपर मीटिंग थी। ये पहला अटैम्प्ट था डायरेक्ट नेगोशिएशंस का इन लोगों के साथ में। लेकिन पाकिस्तान मीडिया में और ख़ासकर जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने प्रेशराइज़ किया हिजबुल मुजाहिदीन को, खासकर ये सैयद सलाउद्दीन को। और इसी के तहत सैयद सलाउद्दीन ने 8 अगस्त साल 2000 में, 8 अगस्त की तारीख वो थी जब सीज़ फायर को जिसको उसने सपोर्ट किया था उससे विड्रॉ कर लिया। ये वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने पूरे हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर परमानेंट जो एक स्प्लिट था या कहें कि रिफ्ट एक जो था वो आ गया था। पूरी तरह से 2 टुकड़ों में अलग अलग हिजबुल डिवाइड हो गया था। एक फैक्शन जो था वो डार को सपोर्ट करता था, दूसरा फैक्शन सलाउद्दीन को सपोर्ट कर रहा था। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने क्या किया ये सब देखते हुए, क्योंकि जबकि सैयद सलाउद्दीन उसका चीफ था, स्टिल जो उसके बाकी मेंबर्स थे उन लोगों ने क्या किया कि हिजबुल मुजाहिदीन को एक्सपेल कर दिया। ये चीज़ देखते हुए कि अब क्योंकि सलाउद्दीन की वजह से 2 अलग अलग ग्रुप में बढ़ चुका है हिजबुल मुजाहिदीन, तो यहाँ पे उन्होंने सलाउद्दीन को चीफ के पद से भी हटा दिया और हिजबुल को एक्सपेल कर दिया इस पूरे यूनाइटेड जिहाद काउंसिल से। लेकिन खैर अक्टूबर 2000 में उसको वोटिंग एक बार फिर से हुई और फिर से उसको रीइंस्टेट किया गया, इसी सेम पोजीशन पे उसको फिर से चीफ बना दिया जाता है। इसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन में इंटरनल जो वॉर थी वो देखी गई, एक इस तरह की इंटरनल वॉर जिसमें कभी सलाउद्दीन के जो लोग थे, जो सपोर्टर थे, जो उसके आतंकवादी थे, वो मजीद डार को अटैक करते थे। कभी बाद में उनको मार भी दिया गया था। डार को सोपोर में उनको 2003 में मार्च में उसको मार भी दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो लगातार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे, फैक्शनल फाइट्स जो थी वो कंटिन्यू चलती रहीं। हिजबुल के अंदर 2 अलग अलग गुट बन चुके थे।
कई सारे कमांडर्स ऐसे थे इसमें जो आतंकवादी थे, वो मारे भी गए एक दूसरे के। तो ये सब चीज़ें लगातार चलती हैं। इस समय तक सैयद सलाउद्दीन लगातार प्रयास कर रहा था अपने जिस भी तरह से भारत को चोट पहुंचा सके, जिस भी तरह से अटैक यहाँ कर सके, अपने राइवल ग्रुप्स को भी ख़त्म कर रहा था। ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये वही समय था जब जैश ए मोहम्मद भी बन चुका था। लश्कर तैयबा ही पूरी तरह से कश्मीर में मिलिटेंसी को, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए हावी हो चुका था, और ये इनसे लगातार हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो फाइट कर रही थी, इनको नेस्तनाबूद कर रही थी, ख़त्म कर रही थी। ये सब चीज़ें चलने के बाद हिजबुल का कहीं ना कहीं ये देखा गया कि 90s का जो एक टाइम था जब वो मेजर एक डोमिनेंट मिलिटेंट आउटफिट था पूरे कश्मीर के अंदर, उसमें थोड़ी सी गिरावट आई। और ये समय पूरे हिजबुल की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो रहे। इन लोगों ने आपस में ही लोग एक दूसरे को मारा है, ख़त्म किया है, ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब साल आता है 2010। 2010 में कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में, आप सबको पता होगा, एक माचिल एनकाउंटर केस हुआ था। तो इस केस की वजह से पूरे कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त यहाँ पे हो रहा था, और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो पत्थरबाज थे वो बहुत ज़्यादा सडनली आ गए थे। मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस भी ये अचंभे में थी, ये शौक में थी कि इतने सारे पत्थरबाज सडनली कैसे आ रहे हैं, किस तरह से इतना बड़ा हमला जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ही कश्मीर के अंदर हो रहा है। यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव होती हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने जब फ़ोन्स को इंटरसेप्ट किया तब सामने ये पता चला कि हिजबुल मुजाहिदीन और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस स्टोन पेल्टिंग को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। हिजबुल पीओके से, मुजफ्फराबाद से सैयद सलाउद्दीन लगातार इसके लिए फंडिंग देता था, पैसा देता था। और इनफैक्ट यहाँ पे शबीर अहमद वानी जो था, जो शबीर अहमद वानी जो हुर्रियत का एक्टिविस्ट था, उसको जब अरेस्ट किया गया तो उसने कन्फेस किया था अपने इंटेरोगेशन में। उसने ये कहा, उसने कन्फेशन दिया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हिजबुल है और जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं कि जिससे वो स्टोन पेल्टिंग करे, पत्थरबाज बने, पत्थरबाजी करे जाके सिक्योरिटी फोर्सेस पर, और जो ज़्यादा से नुकसान पहुंचाएगा उसको उतना पैसा दिया जाएगा, उतना उसको रकम दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं किस तरह से 2010 में एक ऐसी टेंस माहौल में हिजबुल, सैयद सलाउद्दीन लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को भारत की मुश्किल दे रहा था और इस तरह से उनके ऊपर अटैक करवा रहा था। खैर, एक बार फिर से कई सारे जो कमांडर्स थे इनको रिक्रूट करता रहा सैयद सलाउद्दीन यहाँ पे। कई इसके अलग अलग जो मेंबर्स जो टेररिस्ट आते थे यहाँ पे, जो मिलिटेंट्स आते थे, इन सब को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख़त्म किया, मारती रही। लेकिन 2016 में अचानक से एक ऐसा देखा गया कि एक बहुत बड़ा फिर से नाम जो है हिजबुल का वो सामने आ रहा है। ये हुआ था 2016 में। दरअसल हिजबुल के अंदर एक कश्मीर का कमांडर उन्होंने बनाया जम्मू कश्मीर में, बुरहान वानी को। बुरहान वानी जो था वो एक पोस्टर बॉय ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन उसको कहा जाता है। हमने एक डिटेल में एपिसोड किया कैसे उसको मारा था, कैसे ख़त्म किया था। तो बुरहान वानी जो था वो सोशल मीडिया का यूज़ कर करके जो नई जनरेशन थी उनके मिलिटेंट को रिक्रूट करता था। मतलब जो नए यूथ थे उनमें से आतंकवादियों को, मिलिटेंट्स को रिक्रूट करना उसने शुरू कर दिया था। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसकी जो इमेज थी उसको पूरी तरह से एक बार फिर से हिजबुल की इमेज को, यही वो आतंकवादी था बुरहान वानी जिसने रिवाइव किया था। 8 जुलाई 2016 का दिन आता है, जो हर आतंकवादी का अंजाम होता है वही बुरहान का हुआ। बुरहान वानी को एनकाउंटर में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख़त्म कर दिया, मार दिया, 8 जुलाई 2016। अब यहाँ सैयद सलाउद्दीन ने क्या किया कि पूरे कश्मीर के अंदर स्टोन पेल्टिंग के लिए भी फंड दिया, उस यहाँ पे लोगों को उकसाया, बुरहान वानी को शहीद डिक्लेयर किया। उसने ये कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन के बैनर के साथ में, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ में जो बुरहान वानी है, उस ऐसे तमाम सारे बुरहान वानी और हम निकालेंगे, और वो हर लहू की जो बूंद है उससे एक हज़ारों बुरहान जो हैं वो पैदा होंगे कश्मीर के अंदर। ये सारे इस तरह के उसके स्पीचेस थी जो उसने अपनी भड़काऊ भाषणबाजी यहाँ पे की है। लेकिन बुरहान की डेथ के बाद ये देखा गया कि कश्मीर में माहौल बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया था। इस तरह का तनावपूर्ण माहौल था कि जो कर्फ्यू था, मैसिव प्रोटेस्ट हुए कश्मीर के अंदर। लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, हमारी आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। 53 दिनों तक लगातार कर्फ्यू जो था वो लगा रहा था। 96 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा लोग करीबन यहाँ पे मरे थे। 15,000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। 4,000 सिक्योरिटी पर्सनल थे जिसमें इंक्लूड जो इंजर्ड हुए थे बहुत बुरी तरह। एक बहुत ही ख़तरनाक माहौल, लेकिन उसको हमारी एजेंसीज़ ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंट्रोल में लाया। यहाँ से जो हिजबुल मुजाहिदीन ने, एक बार सैयद सलाउद्दीन ने फिर से जो करने का चाहा था, प्रयास किया था कि कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को, हिजबुल के नाम को वो एक बार फिर से आगे ले आए, तो वो इसमें फ़ेल हो गया। यहाँ भी फेल हुआ। अब साल आता है 2017। 26 जून का दिन था जब एग्जैक्टली सेम डे पर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग होने वाली थी।
यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने हिजबुल मुजाहिदीन को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया और सेम डे पर सैयद सलाउद्दीन को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट भी बनाया, उसको डिक्लेयर कर दिया गया था SDGT। इसके साथ ही भारत ने इस ऑपरेशन ऑल आउट जो था वो भी लॉन्च किया था। 257 करीबन टेररिस्ट जो थे हिजबुल के, उनको ही मार गिराया। सलाउद्दीन का जो पूरा ये रिवाइव करना चाह रहा था मिलिटेंसी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, इसका इरादों को ख़त्म किया। ये सारी चीज़ें होने के बाद सलाउद्दीन का इस पर ये स्टैंड था, जब उसको ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया गया है, तो उसने कहा कि ये एक जॉइंट मूव है US का, इसराइल का और इंडिया का, और वो ये इसलिए कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान को झुका सकें। फालतू की बातें जो हमेशा से ये लोग करते हैं वही इसने यहाँ पे की। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी ये जो सैंक्शंस थे सलाउद्दीन के ऊपर लगाए गए, इनको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब खैर 2017 आता है और अब सलाउद्दीन के ऊपर जो एक तरह से कहा जाता है कि हर एक आतंकवादी का दिन आता है, उसके आका का भी दिन आता है, जो ये आतंकवादियों के चीफ हैं, हिजबुल के, जैश के, लश्कर के, तो हर किसी का दिन आता है। सेम सलाउद्दीन का भी इस तरह से आने वाला था। 2017 अक्टूबर के महीने में NIA ने सलाउद्दीन के उसके 2 लड़के हैं, एक बड़ा जो उसका बेटा है सैयद शाहिद यूसुफ, उसको अरेस्ट किया। शाहिद जो था वो जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। एलिगेशंस थे उसके ऊपर लेकिन कि वो सऊदी अरेबिया से जो हिजबुल का ऑपरेटिव है एजाज़ अहमद भट्ट, उससे सारे पैसे रिसीव करता था, टेरर फंडिंग में उसको लगाता था उन पैसे को, कश्मीर के अंदर टेररिज्म को बढ़ाने में काम कर रहा था। ये एक चीज़ हुई, यहाँ से उसको अरेस्ट किया गया। 2018 में अगस्त में NIA ने सलाउद्दीन के दूसरे बेटे को सैयद शकील अहमद जो है उसको भी अरेस्ट किया। शकील जो था वो SKIMS हॉस्पिटल में उस समय लैब टेक्नीशियन का काम कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर भी आरोप ये था कि फ़ॉरेन फंडिंग जो है वो लगातार रिसीव कर रहा था UAE से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से फ़ॉरेन फंडिंग रिसीव कर रहा था और लगातार जो टेरर फंडिंग है उसको स्पॉन्सर कर रहा था। यहाँ से हिजबुल के लिए कई सारे कमांडर थे जो उसके पास से ही पैसे लेते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। ये जो दोनों बेटे थे इसके सलाउद्दीन के, उनको तिहाड़ जेल में बंद किया गया। कई टेरर फंडिंग के केसेस जो हैं उसमें चार्जशीट उनके ऊपर दायर है। यहाँ पे अब सितंबर 2020 आता है। सितंबर 2020 में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास एक बहुत ही बड़ा, एक ऐसा शॉकिंग डॉक्यूमेंट जो था वो उनके पास में आया और ये बाद में आगे सामने लाया भी गया था। ये डॉक्यूमेंट जो था वो दरअसल था पाकिस्तान की डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस इस्लामाबाद का एक लेटर, यानी ISI का ये एक लेटर था। उसमें क्लियरली ये मेंशन था, हमारी सिक्योरिटी फोर्स, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये मिला था लेटर। उसमें क्लियरली ये मेंशन था कि इट इज़ सर्टिफाइड दैट सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह, अमीर हिजबुल मुजाहिदीन यानी हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ, इज़ वर्किंग विद इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI इस्लामाबाद। ही इज़ अ बोनाफाइड ऑफिशियल ऑफ दिस डिपार्टमेंट। ये पूरी एक लाइन थी, ये यहाँ पे जो लिखी गई थी। और ये डॉक्यूमेंट जो था दिसंबर 31, 2020 तक वैलिड है। इस तरह की चीज़ भी उसमें लिखी गई थी। साथ ही साथ उसमें लिखा था कि इसमें सलाउद्दीन को सिक्योरिटी वाइज क्लियरेंस दिया गया है। ये डिक्लेयर किया गया है इंस्ट्रक्शन के साथ में कि ही शुड नॉट बी अननेसेसरली स्टॉप्ड। उसको कहीं भी पाकिस्तान में यहाँ वहाँ अगर वो कहीं जाता है तो उसको रोका ना जाए। वो ISI का ही एक बहुत बोनाफाइड सर्टिफाइड ऑफिशियल है। तो आप सोचिए कि किस तरह से ISI स्पॉन्सर करती है टेररिज्म को। पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक क्लियर एविडेंस था ये सारी चीज़ें सामने थी। भारत ने इसको आगे इंटरनेशनल फोरम पे आगे ही बढ़ाया। सलाउद्दीन की मुश्किलें यहाँ से और ज़्यादा बढ़ती गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं UPSC CSE की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, IAS IPS ऑफिसर बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी IQ हमेशा से आपकी तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ है। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, लेटेस्ट बैचेस हैं, क्लासेस जल्दी शुरू होने वाली है, ज्वाइन कर लीजिए। क्या करेंगे आप ज्वाइन करने के लिए? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करिए, VJ लाइव कोड लगाइए, जो फाइनल प्राइस दिख रहा है उस पर आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। अपनी तैयारी को मजबूत और आसान बनाते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस बीच में ऐसा नहीं कि सैयद सलाउद्दीन ने या हिजबुल मुजाहिदीन ने ऐसा कुछ किया नहीं कश्मीर में दोबारा से मिलिटेंसी को, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए या भारत के ऊपर अटैक करने के लिए। इसके कई सारे ऐसे कमांडर थे जो बुरहान वानी के बाद भी यहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहे हैं। इसमें से एक था रियाज नाइकू, जो एक टीचर हुआ करता था, मैथमेटिक्स का टीचर था, लेकिन बहुत ही खूंखार आतंकवादी बन चुका था। 6 मई 2020 को ऑपरेशन जैक बूट में रियाज नाइकू को भी हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने, राष्ट्रीय राइफल्स 21 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में उसको हमने यहाँ पे पुलवामा में ही ख़त्म कर दिया। रियाज नाइकू भी मारा गया। रियाज नाइकू के ऊपर एक डिटेल एपिसोड आपके लाएंगे, किस तरह से इसको मारा था, जैसे सेम बुरहान वानी को कैसे मारा था, हमने वो एपिसोड बनाया था। तो यहाँ पे
ऑपरेशन जैकबूट में रियाज नाइकू को मारा। एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगा हिजबुल मुजाहिदीन को। 10 मई 2020 को नाइकू की जगह पर सैयद सलाउद्दीन ने सैफुल्लाह गाजी हैदर को नया ऑपरेशन कमांडर बनाया हिजबुल का कश्मीर के अंदर। तो ये जो है इस आतंकवादी को एक बार फिर से सामने हिजबुल लाता है। 2020 में एक और बड़ा झटका लगा सैयद सलाउद्दीन को। कैसे? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सलाउद्दीन के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस जो था वो फाइल किया। अगस्त 2020 में ईडी ने चार्जशीट फाइल की। 12 और उसमें हिजबुल के टेररिस्ट जो थे उनके साथ में उनका भी नाम शामिल था और करीबन 1.22 करोड़ के जो एसेट्स थे इनके उसको अटैच किया ईडी ने। अगले 2 साल के अंदर 2022 में एनआईए की कोर्ट में चार्जेस जो थे उनको फ्रेम करने का ऑर्डर दिया गया। सलाउद्दीन और बाकी और लोगों के खिलाफ ये पूरे जो चार्जेस थे वो लगाए गए थे। कई सारे जो अलग अलग टेरर फंडिंग के जो चार्जेस थे, केसेस थे, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। नॉन बिलेबल वारंट्स थे, वो इशू किए गए। अच्छा, मई 2020 में रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि सलाउद्दीन पर जो असैसिनेशन का अटैम्प्ट है वो हुआ है पीओके के अंदर मुजफ्फराबाद में। मीडिया में भी बताया गया, सामने आई थी ये चीज़ें कि उसके जो बॉडीगार्ड्स थे सैयद सलाउद्दीन के, जो कि आईएसआई की तरफ से उसको दिए गए हैं, उन लोगों ने ये जो बॉम्ब था उस अटैक से उसको बचाया था यहाँ पे, जबकि क्योंकि उसकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब प्लांट कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें लगातार सामने आती हैं। खैर, हिजबुल मुजाहिदीन और सैयद सलाउद्दीन जो है 45 साल की करीबन ये जो इनकी आतंकवादी एक जर्नी अभी तक की रही है, या लगातार भारत के ऊपर हमले करने, इनोसेंट्स को, हज़ारों जो मासूम हैं उनकी इसमें जाने गई हैं इन सालों में। कश्मीर इंसर्जेंसी में लगभग 70,000 लोग जो थे वो अभी तक मारे जा चुके हैं 1989 से। सिक्योरिटी पर्सनल की जो डेथ है 6,413 का आंकड़ा बताया जाता है। सिविलियंस की डेथ 14,930 बताई जाती है। मिलिटेंट 23,386 मर चुके हैं। तो टोटल आप देखिए कि 44,729 लोग अब तक मारे जा चुके हैं इस पूरे कश्मीर इंसर्जेंसी के अंदर। खैर, उनमें से 23,000 कम से कम मिलिटेंट्स हैं। अच्छा, इस समय ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसकी सैयद सलाउद्दीन की, आपको ये बता दिया जाए ये क्या कर रहा है, इस समय की इसकी स्थिति क्या है। आज 2025 में करीबन 79 ईयर्स की एज हो चुकी है सैयद सलाउद्दीन की। पाकिस्तान पीओके से ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी तरह से इसको सपोर्ट तो अब तक कर रहा था, लेकिन इस समय उससे बहुत ही नाखुश है। रिसेंट जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो बताती हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई उससे काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि वो रिवाइव करने में सैयद सलाउद्दीन एक फेल्ड चीफ है। ये आपको यहाँ पे बताया जाए, एक फेल्ड चीफ इसलिए है क्योंकि आईएसआई उससे अपसेट है कि वो रिवाइव नहीं कर पा रहा है टेरर एक्टिविटीज़ को आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ पे सोर्सेज ये जो इंडिकेट करते हैं वो कहते हैं कि ही इज़ बीन अनेबल टू डिलीवर फेवरेबल रिजल्ट्स इन कश्मीर। देयर आर डेथ थ्रेट्स अगेंस्ट हिम फ्रॉम विद इन आईएसआई इटसेल्फ। आईएसआई के अंदर से भी उसके ऊपर डेथ थ्रेट्स हैं उसको। तो आप देखिए कि उसकी स्थिति अब सही नहीं है, और उसका जो सपोर्ट और फाइनेंशियल बैकिंग जो उसको दी जा रही थी अब तक पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा, उसको भी कम कर दिया गया है। तो ये ओवरऑल आज की मौजूदा स्थिति है इस आतंकवादी की, सैयद सलाउद्दीन की। क्या इसका पूरा सफ़र रहा, किस तरह से ये पूरी जो इसकी कहानी है वो रही। एक फ्लॉप, एक फेल्ड आतंकवादी, एक फेल्ड चीफ जो पाकिस्तान में छुपकर लगातार हमले करता है, इनोसेंट्स को निशाना बनाता है, मासूमों को निशाना बना रहा है, और जो कश्मीर का यूथ है उसको भटका कर मिलिटेंट बनाया, टेररिस्ट बनाया। तो यही सैयद सलाउद्दीन। अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो वो ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय, आपका व्यू पॉइंट जब मिलता है और इन्फॉर्मेशन का जो आदान प्रदान है वो इसी तरह से हमारे आपके बीच में चलेगा। ऐसे और भी एपिसोड आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।